सल्तनत काल में गुलाम वंश और खिलजी वंश के बाद तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक दिल्ली में रहा। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की। यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। इस वंश में कुल 8 शासक हुए हैं। वह जन्म से भारतीय था और उसकी माता एक हिंदू महिला थी। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने गाजी यानी काफिरों का घातक की उपाधि धारण की। गाजी किसे कहते हैं? काफिरों यानी जो गैर मुस्लिम है उनके लिए घातक होना ही गाजी है। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गयासुद्दीन तुगलक संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सर्वसम्मत से सुल्तान बनने वाला शासक था। उसने शासन का प्रथम प्रतीक शाही छत्र खोखर सरदार गुलचंद से प्राप्त किया था। उसने मुक्ता तथा वली द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की कुप्रथा को बंद करा दिया। गयासुद्दीन ने स्वयं सैनिकों के वेतन रजिस्टर यानी वसीलात हश्म की जांच करना आरंभ किया जिससे कोई धांधली न हो सके। अब गयासुद्दीन ने क्या क्या काम किया? किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि लगान तथा मंडी संबंधी नीति के पक्ष में वह नहीं था। उसने मुकद्दम तथा खूंटों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 निर्धारित किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई जिसे बर्नी ने रस्मी मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। डाक विभाग का विस्तृत विवरण मोरक्को अफ्रीका निवासी इब्न बतूता ने दिया है। इब्न बतूता की किताब का क्या नाम है? रहला। अमीरों को पद देने में वंशानुगत के साथ साथ योग्यता को भी आधार बनाया गया ताकि इजारेदारी को समाप्त किया जा सके। अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई डाक तथा चेहरा प्रथा को प्रभावकारी ढंग तथा उत्साह से लागू किया गया। यानी उसने कुछ प्रथाओं को समाप्त किया तथा कुछ प्रथाओं को चलते रहने दिया और कुछ व्यवस्थाएं नई जोड़ी। 1323 ईस्वी में उसने शाहजादे जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना के लिए भेजा। जौना खां ने वारंगल के काकतीय एवं मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा गया। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां उलूग खां को दुनिया का खान कहा गया है। किस अभिलेख में? राजमुंदरी के। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इसने सर्वप्रथम वारंगल तेलंगाना था यानी दिल्ली सल्तनत में मिलने वाला पहला राज्य कौन था? तेलंगाना, जिसे वारंगल। सुल्तान गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल की गड़बड़ी को समाप्त करना था क्योंकि बलबन के लड़के उगरा खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। सुल्तान का औलिया से मतभेद हो गया था। स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर गांव के गिरने से फरवरी-मार्च 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तुगलकाबाद दिल्ली के समीप उसे दफनाया गया। इस भवन का निर्माण करने वाला अहमद अयाज था। गयासुद्दीन ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसने पेंशन विभाग की स्थापना की। अब आगे है अत्यंत महत्वपूर्ण मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वह अरबी एवं फारसी का महान विद्वान था तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन,
गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था जो फरीद का पोता था। उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। वह जूना खां के नाम से जाना जाता था। उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया, अंतर्विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा तथा परोपकारी आदि। मोहम्मद तुगलक ने स्वयं खलीफा की उपाधि अमीर उल मोमिनीन धारण की। उसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। सुल्तान ने उसका खूब स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक योगन तिमूर के दरबार में गया। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रिहला में उल्लेख किया है। इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं। बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है और यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला, दोआब में कर वृद्धि 1325 ईस्वी। देवगिरी को राजधानी बनाना 1326 से 1327 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा जारी करना 1329 से 1330 ईस्वी। खुरासान पर आक्रमण 1330 से 31 ईस्वी। कराची अभियान 1337 से 38 ईस्वी। कुछ विद्वानों के अनुसार ट्रांसअक्सियाना के मंगोल शासक तर्माशरीन 1328 ईस्वी के आक्रमण को रोकने में सुल्तान विफल रहा और अंततः उसे धन देकर वापस भेजा। सुल्तान ने कुछ मंगोल अफसरों को नौकरियां दी तथा तर्माशरीन से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। सुल्तान की सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन था। 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन से पूर्व देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया गया। इसामी लिखता है कि सुल्तान खूनी एवं रक्त पिपासु था। वह दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहता था क्योंकि वे लोग सुल्तान के महल में गालियों वाले पत्र भेजते थे। बरनी के अनुसार चूंकि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं में एक जैसी दूरी थी, अतः इसे नई राजधानी के लिए चुना गया। देवगिरी दौलताबाद मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। इसी स्थान पर बहमनी राज्य का विकास हुआ। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया। लेनपोल ने दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा है। सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी अत्यधिक विशाल सेना रखने के उद्देश्य से किया, क्योंकि लगातार दूसरे राज्यों को जीतने की सुल्तान की योजना, साथ ही उदारता दानशीलता जो सुल्तान के स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी के कारण राजकोष रिक्त हो गया था। उसने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए। बरनी के कथनानुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। मोहम्मद तुगलक ने अपने पूर्ववर्ती चीन के मंगोल शासक कुबलई खां के द्वारा चलाए गए कागज के सिक्के तथा फारस के शासक गैताखू द्वारा इसी तरह के एक प्रयोग से उत्साहित होकर सांकेतिक मुद्रा जारी करने को तैयार हुआ। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के जीतल के टंके का प्रचलन। तांबे जीतल के टंके का मूल्य चांदी के टंके के समतुल्य रखा गया। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण इसका मूल्य बढ़ गया, जिससे लोगों ने इसका भंडारण शुरू कर दिया। खुरासान अभियान तर्माशरीन के साथ मैत्री का परिणाम था। कहा जाता है कि त्रिमैत्री संगठन मोहम्मद बिन तुगलक, तर्माशरीन तथा मिस्र का सुल्तान भी खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था। जब सुल्तान की सेना तैयार हुई तो ट्रांसअक्सियाना में राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण तर्माशरीन को शासक पद से हटा दिया गया। इस प्रकार यह अभियान कभी भी प्रारंभ न हो सका। बरनी के अनुसार सैनिक अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना खड़ी की गई और सैनिकों को पूरे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया। कराची का सैनिक अभियान
सुल्तान की अगली विजय योजना थी, किंतु इसका विनाशकारी अंत हुआ। कराचिल की तुलना हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेश के साथ की गई है। तिब्बत की सर्दी और बर्फीले तूफान में सुल्तान की लगभग संपूर्ण सेना मारी गई। जो सैनिक इस प्राकृतिक आपदाओं से बच गए वे प्लेग में मारे गए। दोआब में कर वृद्धि की योजना को सुल्तान ने अपने शासन के अंतिम दिनों में क्रियान्वित किया था। संभवतः दोआब में लगान वृद्धि को इस कारण लागू किया गया था क्योंकि यह सल्तनत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। दोआब में कर वृद्धि लगभग 1/10 से 1/20 के बीच थी। उपज का 50% लगान के रूप में तय किया गया, किंतु दुर्भाग्य से जिस वर्ष वृद्धि हुई उसी वर्ष अकाल और तदुपरांत प्लेग की महामारी फैल गई। इस संकटापन्न स्थिति में सुल्तान ने कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की। अकाल राहत संहिता तैयार करवाई। सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए तथा अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण यानी तबकावी प्रदान की गई। इसे सोनधर भी कहा गया है। सुल्तान की पहली असफल योजना राजधानी में परिवर्तन तथा अंतिम 5वीं योजना दोआब में कर वृद्धि थी। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड टॉमस ने धनवानों के युवराज की उपाधि प्रदान की है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 ग्रेन का सोने का सिक्का दिनार चलाया था। विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह 22 विद्रोह हुए, जिसमें सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में हुए। उसके काल में प्रमुख विद्रोह है दक्षिण में बहाउद्दीन गुरशप्स द्वारा, मुल्तान में बहराम किस्लू द्वारा तथा बंगाल में गयासुद्दीन द्वारा आदि। 1335 ईस्वी में माबर एहसान खां के विद्रोह से अमीरों द्वारा सुल्तान का खुला विरोध स्पष्ट हो गया, क्योंकि विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी वह भी विद्रोहियों के साथ हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर 3 स्वतंत्र राज्यों विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत और मदुरा की सल्तनत की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया तथा खुतबा एवं सिक्कों में अपने नाम के बदले खलीफाओं का नाम अंकित करवाया। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्यों का अंकित करवाया। उलेमाओं का विरोध मोहम्मद बिन तुगलक के लिए परेशानी का कारण बना, इसलिए सुल्तान द्वारा खलीफा के प्रति सम्मान दिखाना तथा अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करना एक राजनीतिक कारण था। सुल्तान धर्मशास्त्र, इतिहास तथा इस्लामी कानून में विशेष दिलचस्पी रखता था और उलेमा वर्ग की त्रुटियों के प्रति सजग था। इस वर्ग ने जानबूझकर अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए इस्लाम की सही व्याख्या नहीं की, यह मानकर सुल्तान इस वर्ग के विरुद्ध हो गया। उस्र एवं जकात को छोड़कर उसने शेष सभी कर समाप्त कर दिए। अमीरों तथा अफसरों को वफादार बनाने एवं प्रशासन में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उस पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जिन पर उपद्रव फैलाने या किसी विद्रोह में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भाग लेने का संदेह था। मोहम्मद बिन तुगलक के अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के अतिरिक्त कई जातियों के लोग थे, जिसमें मुख्यतः मंगोल, विदेशी तथा हिंदू भी थे। नस्ल एवं वर्ग विभेद को समाप्त करने की योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नीति मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी पूर्णता पर पहुंच गई थी। सूबेदार सर्वप्रथम सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए उसने एक रजिस्टर तैयार कराया। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवान उल मुस्तखराज, शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर तथा सैयद कमालुद्दीन अमीर किरमानी को सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। शेख निजामुद्दीन, जिसे महबूब इलाही ईश्वर का प्रेमी सुल्तान के विरोधियों में से एक था। मोहम्मद बिन तुगलक के उदारवादी विचारों का प्रमाण हमें कुछ जैन परंपराओं में मिलता है, जिसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया। नगरकोट की विजय 1337 ईस्वी तथा कोढ़न की विजय मोहम्मद बिन तुगलक की एक नवीन विजय मानी जाती है। केवल राजस्थानी में उसे सफलता नहीं मिली। दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय उसी को है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बंगाल पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो गया।
मलिक हाजी इलियास सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक बना। सांकेतिक मुद्रा यानी प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मुक्ता मंगोलों की ही देन है। वह एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी था। उसकी असफलता का मुख्य कारण उसका अपनी निजी व्यक्तित्व था। नगरकोट पर आक्रमण के अवसर पर उसने ज्वालामुखी देवी के मंदिर को नष्ट नहीं किया। हिंदुओं को उसने सम्मानित पदों पर नियुक्त किया। दिल्ली सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। ये बात किसने बताई? इसामी ने। एल्फिंस्टन ने यह मत व्यक्त किया कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को शोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। 20 मार्च 1351 में सिंध थट्टा के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु जोर से हो गई। बदायूं कहता है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। राजधानी परिवर्तन के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि अंधे व लंगड़े को भी घसीट कर ले जाया गया था, जबकि बर्नी कहता है कि कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। मोहम्मद तुगलक के समय में चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज्म आदि के साथ राजदूतों का आदान प्रदान हुआ, जिससे सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों से आर्थिक एवं सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि हुई। फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पर उसमें एक सफल शासक के गुणों एवं साहस दोनों का अभाव था। उसका जन्म 1309 ईस्वी में एक हिंदू माता बीबी जैला के गर्भ से हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए, उन्हें पुनर्जीवित करने का भी उसने कोई प्रयास नहीं किया। उसके अकुशल ढीले प्रशासन, कमजोर विदेश नीति और दोषपूर्ण सैनिक संगठनों के दुष्प्रभावों के परिणाम स्वरूप सल्तनत का तेजी से पतन और विघटन हो गया। प्रशासन के मामले में फिरोज का दृष्टिकोण सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ कर दिया। ये ऋण क्या थे? तकावी, जो किसानों को दिए जाते थे। दंड संहिता को संशोधित करके दंडों को अधिक मानवीय बनाया तथा सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने कर प्रणाली को धार्मिक या मजहबी स्वरूप प्रदान किया और कम से कम 24 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त 4 करों खराज, जकात, जजिया और खुम्स को आरोपित किया। अपने मजहबी उत्साह या धर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उसने उलेमा की स्वीकृति के पश्चात सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया, जो भूमि उपज का 10% होता था। उसने नियंत्रणाधीन फलों के 1200 बाग लगाए। उसने सरकारी पदों, सैनिक तथा असैनिक को वंशानुगत बनाया तथा अधिकतर सैनिकों को वेतन के बदले जागीरें देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया। फिरोज तुगलक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। उसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर थे: हिसार, फिरोजा, जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद। जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खां यानी जूना खां की स्मृति में की थी। फिरोज ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित करवाया। फिरोज तुगलक ने खुतबे में निम्न सुल्तानों के नाम का उल्लेख करवाया है, यथा शिहाबुद्दीन बिन साम, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक, गियासुद्दीन तुगलक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन सिकंदर शाह। फिरोज शाह तुगलक ने इस खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं था। फिरोज के लोक कल्याणकारी कार्य निम्नलिखित हैं: दास विभाग की स्थापना, रोजगार दफ्तर की स्थापना, दीवान खैरात की स्थापना, दीवान इस्तिखाक की स्थापना, दारुल सफ़ा या सिफा खाना। फिरोज तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में आर्थिक प्रगति एवं आय में वृद्धि का श्रेय मलिक मकबूल को जाता है। धार्मिक वर्ग से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उसने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई।
ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत के कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली लाए। अफीफ के अनुसार उसके द्वारा भर्ती किए गए गुलामों की संख्या 1,80,000 थी। शम्स-ए सिराज अफीफ ने तारीख़ फ़िरोज़शाही में लिखा है कि सुल्तान ने इस आशय का आदेश पारित किया कि यदि कोई सैनिक वृद्धावस्था के कारण घोड़े पर सवारी करने के लिए अक्षम हो गया हो, तो यदि वह अपने स्थान पर अपने एजेंट के रूप में अपने पुत्र न होने पर दामाद, ये दामाद भी न हो तो अपने गुलाम को सेवा के लिए भेज देता है, तो ऐसे वृद्ध एवं अक्षम सैनिक को सेना में सेवारत माना जाएगा। फिरोज द्वारा लिखित फुतुहात फ़िरोज़शाही में लिखा है कि जब कोई पदासीन या शासकीय सेवारत व्यक्ति मर जाता है तो उसका पद और तत्संबंधी वेतन भत्ते उसके पुत्र को प्रदान कर दिए जाते हैं और उसके पुत्र की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। इस काल में भवन निर्माण को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हांसी और सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई थी। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में उल्लिखित है। उसके द्वारा बनाई गई नहरों में सबसे महत्वपूर्ण उलूक, खानी और रजवाही नहरें थीं। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के पास, दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदाई गई। यद्यपि इसके पानी से शाही महल की आवश्यकता पूरी की गई, तथापि इन नहरों से 180 मील पूर्व पंजाब के प्रदेश को सिंचित किया गया। फिरोज ने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। उसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। फिरोज शाह तुगलक ने धूपगढ़ी तथा एक जलघड़ी लगवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों क्रमशः टोपरा जो कि अम्बाला हरियाणा तथा मेरठ उत्तर प्रदेश से लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। उसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। उसने प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स-ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। उसके समय में संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फ़िरोज़शाही थी। यह पुस्तक दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित थे। फिरोज शाह तुगलक उदारवादी सूफी संत फरीदुद्दीन गज शंकर का अनुयायी था। ये संत अजोधन के निवासी थे। 1374-75 ईस्वी तक वह बहराइच स्थित संत सलार मसूद गाजी के मकबरे का 2 बार दर्शन करने गया था। फिरोज तुगलक के काल में महदवियों का विद्रोह हुआ। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की। उसकी धार्मिक नीति धर्मांधता और असहिष्णुता की रही। फिरोज तुगलक सब ए बारात का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता था। फिरोज तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान 1365 से 67 ईस्वी में ठट्टा सिंध के विरुद्ध था। ठट्टा सिंध अभियान फिरोज तुगलक का सबसे लंबा अभियान था। फिरोज तुगलक के काल में कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ क्योंकि शासन सत्ता मंगोलों के हाथ से निकलकर बारलास तुर्कों के हाथ में चली गई थी। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रज था। फिरोज ने अपने को खिलाफा का नाइब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। फिरोज तुगलक ने ससगनी 6 जीतल का नामक सिक्का चलाया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अद्धा एवं बिख तथा नामक तांबा और चांदी निर्मित सिक्का चलाया। फिरोज तुगलक को इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र में रुचि थी। संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद कराया। फिरोज तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। फिरोज के उत्तराधिकारी
फिरोज का उत्तराधिकारी उसका पौत्र तुगलक शाह था, जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वितीय नाम से गद्दी पर बैठा। अपने राज्यारोहण के 2 वर्ष के भीतर वह षड्यंत्रों का शिकार हो गया। अगले 5 वर्षों के दौरान क्रमशः 3 शासक अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। इसके बाद नासरुद्दीन महमूद 1394-1412 ईस्वी सिंहासनारूढ़ हुआ, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासरुद्दीन महमूद ने अपने वजीर मलिक सरवर ख्वाजा जहां के मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि देकर जौनपुर का प्रमुख बना दिया। मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश के नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सुल्तान नासरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए मरणांतक आघात सिद्ध हुआ। नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैली हुई है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य भारत में सबसे अधिक विस्तृत था। गयासुद्दीन तुगलक के समय से दक्षिण के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की नीति अपनाई गई। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता थी। महमूद के तत्काल बाद दौलत खां शासक बना। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। तैमूर के भारत से वापस जाते ही खिज़्र खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिमी भारत में तैमूर का वायसराय घोषित करके शासन प्रारंभ किया। खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, वह रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम ही रहने दिया। उसका मूल उद्देश्य तुर्क एवं अफगान सरदारों को संतुष्ट रखना और अपनी प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना था। उसने एक संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन नहीं किया, अपितु वह तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि या डिप्टी के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। मुबारक शाह 1421 से 1434 ने शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। सैयद वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही है। मोहम्मद शाह 1434 से 43 ईस्वी ने बहलोल का सम्मान किया। उसने उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाना की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन आलम शाह 1444 से 1451 ईस्वी इस वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी ने इसे गद्दी से उतार दिया तथा लोदी वंश की नींव रखी। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया। तत्पश्चात बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1451 ईस्वी उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था। उसने अफगानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। बहलोल लोदी की मुख्य सफलता जौनपुर 1484 ईस्वी राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। उसने बहलोली सिक्के को चलाया, जो अकबर के समय तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। बहलोल एक साधारण व्यक्ति था तथा तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। जब अपने सरदारों के साथ मिलता था, उसने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक 38 वर्ष शासन किया। उसका राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी
अमीरों को मसनद ए अली पुकारता था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी बहलोल का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी हुआ, जो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम शाह था। उसकी माँ एक स्वर्णकार की बेटी थी। 1504 ईस्वी में उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। वहाँ पर उसने एक किले का भी निर्माण कराया, जो बादलगढ़ का किला नाम से प्रसिद्ध था। 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी बनी। शासन में सरदारों को नियंत्रण रखने के में उसकी सफलता का मुख्य श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को था। राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। उसने खाद्यान्न करों, अनाज कर को समाप्त कर दिया तथा व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे लोगों को आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले। सिकंदर लोदी ने भूमि में गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में प्रारंभ किया गया, जो प्रायः 30 इंच का होता था। इसमें 39 खाने होते थे, जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। सिकंदर लोदी की लगान तालिका शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई सूची का आधार बनी। उसने मुहर्रम और ताजिए निकालना बंद करा दिया था और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों व संतों की मज़ारों पर जाने से प्रतिबंधित किया। मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया और एक ब्राह्मण बोधन को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। सिकंदर लोदी के स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। सिकंदर शाह की मुख्य सफलता अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखना था। सुल्तान सिकंदर लोद पहला अफगान था जिसने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बादशाह की भांति व्यवहार किया। सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के कारण वह दाढ़ी नहीं रखता था। 1494 से 95 ईस्वी में उसने दक्षिणी भारत पर विजय की तथा बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ मित्रता की संधि की। वह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों की सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। राज्य के विभाजन के फलस्वरूप उसके छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर की गद्दी सौंपी गई, परंतु अंत में इब्राहिम लोदी ने जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया। उसने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के शक्तिशाली सरदारों के विरुद्ध, जो राज्य के अधिकारी वर्ग थे, दमन की नीति चलाई। 1517-18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य घटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय 1517 से 18 ईस्वी थी। इसी के समय में ग्वालियर को अंतिम रूप से साम्राज्य में शामिल किया गया। अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण था। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। इतिहासकार नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। अफगानों की शासन व्यवस्था राजतंत्री न होकर कुलीन तंत्री था। राजत्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था। योग्यता के आधार पर सरदारों के द्वारा सुल्तानों को चुने जाने के अधिकार को मानते थे। इब्राहिम लोदी कहा करता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है।